इसके पहले हम उन्होंने ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया का स्टडी किया था। ड्यूडेनम वास्तव में स्मॉल इंटेस्टाइन का ही अपर पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के टू पार्ट्स होते हैं, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है इलियम। अब देखें आप, ये फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन की इस पार्ट में पहुंचता है, तो यहां क्या होता है उनके साथ? स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड ग्लैंड्स और क्रिप्स ऑफ लीवर कून। क्रिप्स ऑफ लीवर कून। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन में होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड्स और क्रिप्स ऑफ लीवर कून। ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं। डाइजेस्टिव जूस, उस डाइजेस्टिव जूस को इंटेस्टाइनल जूस करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस में वाटर, बेस, म्यूकस और एंजाइम इंटेस्टाइन से निकलने वाले इंटेस्टाइनल जूस में वाटर, बेस, म्यूकस और एंजाइम होती है। यह वाटर, बेस और म्यूकस, इन तीनों का सिक्रेशन ब्रूनर्स ग्लैंड्स करती है और क्रिप्स ऑफ लीवर कून, इससे सिक्रेशन होता है एंजाइम का। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, उनका फंक्शन क्या है? फर्स्ट, इरेप्सिन। इरेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसके पहले हम लोगों को स्टमक से पेप्सिन नामक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन हुआ था। पैंक्रियाटिक जूस से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का सिक्रेशन हुआ था। तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन, ट्रिप्सिन और यहां मिला है आपको इरेप्सिन। और फंक्शन देख लें आप, पेप्सिन ने प्रोटीन को चेंज किया था पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड। ट्रिप्सिन जो पैंक्रियास से मिला था, उसने पेप्टोन को और शेष प्रोटीन को चेंज किया था एमिनो एसिड में। अब यहां बचा है केवल पॉलीपेप्टाइड। इरेप्सिन करती क्या है कि पॉलीपेप्टाइड को, पॉलीपेप्टाइड इसको चेंज करती है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड नेक्स्ट, सेकेंड, अर्जिनेज। अर्जिनेज, यह अर्जिनेज अर्जिनिन नामक एमिनो एसिड, अर्जिनिन नामक एमिनो एसिड को चेंज करती है यूरिया में। थर्ड, माल्टेज।
माल्टेज। यह माल्टेज माल्टोज को चेंज करता है ग्लूकोज में। और सुक्रेज यह सुक्रोज को चेंज करती है फ्रक्टोज में। सुक्रोज, फ्रक्टोज। 5 लैक्टेज। हमारे मिल्क में जो शुगर है, मिल्की शुगर, हमारे मिल्क में जो शुगर है उसको चेंज करती है ग्लूकोज में। 6 लाइपेज। यह लाइपेज फैट को, किस प्रकार के फैट को, इमल्सिफाइड फैट को वो चेंज करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। 7 न्यूक्लिएज। यह न्यूक्लिक एसिड को डिकम्पोज करती है। न्यूक्लिक एसिड ये न्यूक्लिक एसिड को डिकम्पोज करती है। नेक्स्ट पॉइंट 8 न्यूक्लियोटाइडेज। यह न्यूक्लियोटाइड्स को डिकम्पोज करती है। न्यूक्लियोटाइड्स 9 पॉइंट न्यूक्लियोसाइडेज। यह न्यूक्लियोसाइड्स को डिकम्पोज करती है। न्यूक्लियोसाइड्स। यह स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का एंड होता है। अब देखें, आप हम लोगों ने जो न्यूट्रिएंट लिया था वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। यह जो न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये डाइजेशन होने के बाद बनता क्या है, इसका इन प्रोडक्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद ग्लूकोज का निर्माण करता है। मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रोटीन। प्रोटीन डाइजेशन के बाद एमिनो एसिड का निर्माण करता है। मोनोपेप्टाइड्स, एमिनो एसिड। और थर्ड है फैट। फैट बनता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इन प्रोडक्ट याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट,
ग्लूकोज, मोनोसेकाराइड्स, प्रोटीन, एमिनो एसिड, मोनोपेप्टाइड्स और फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब देखें यहां पर आप जो कुछ हमने लिया है फूड मटेरियल के रूप में वह इनसॉल्युबल होता है फूड मटेरियल। यह इनसॉल्युबल फूड मटेरियल चेंज होता है सॉल्युबल फूड मटेरियल में। फिजिकल और केमिकल रिएक्शन होते हैं और एंजाइम इस कार्य में उनका हेल्प करता है। इसी को हम डाइजेशन कहते हैं या पाचन कहते हैं। Digestion involves many physical and chemical reactions in which complex insoluble food material is converted into simple soluble food material. Enzyme help in digestion. ये डाइजेशन का डिफिनेशन है। एक और डिफिनेशन देखें, बहुत इजी डिफिनेशन। डाइजेशन इज ए प्रोसेस by which complex food substance change into simple soluble form in presence of enzyme। इस डाइजेशन की प्रक्रिया का पूरा लास्ट हुआ, इसका अंत हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे फूड मटेरियल के डाइजेशन के बाद क्या होता है देखें आप यहां पर। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल है, उस इनर वॉल में एक स्ट्रक्चर होता है जिस प्रकार हमारे घरों में तौलिया, कुछ तौलियां ऐसी होती हैं जिसमें रोवे होते हैं, ठीक उसी स्ट्रक्चर का स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं विलाई। विलाई का हिंदी वर्ड है रसांकुर। यह विलाई करती क्या है कि डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को यह एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का एंड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्ब करने का काम करती है विलाई। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में तौलिए के रोए के समान जो स्ट्रक्चर होता है उसी कहते हैं हम विलाई। विलाई में 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट एब्जॉर्प्टिव सेल, सेकेंड गोबलेट सेल, नेक्स्ट याद रखिएगा। गोबलेट सेल बॉडी में कहां पाई जाती है हमारे विलाई में 2 टाइप सेल होते हैं, एब्जॉर्प्टिव सेल और गोबलेट सेल। एब्जॉर्प्टिव सेल ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर और विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन करती है। मेरु क्षेत्र में आप ग्लूकोज और एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है एब्जॉर्प्टिव सेल। ये गोबलेट सेल एब्जॉर्ब करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जहां हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड होता है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड में एक स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं सीकम।
यह जो सीकम है, जो हर्बीवोरस एनिमल है, हर्बीवोरस एनिमल में जो शाकाहारी हैं, जो टोटली डिपेंड रहते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने फूड मटेरियल के लिए, उन्हें कहा गया हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस एनिमल में इस सीकम की लेंथ अधिक होती है, ये काफी बड़ा होता है सीकम। इसमें होता क्या है देखें आप, इस सीकम के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन होता है, सेलुलोज, सेलुलोज। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में बगल कैविटी से लेकर स्पाइन इंटेस्टाइन तक सेलुलोज के डाइजेशन के लिए किसी एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो सेलुलोज का डाइजेशन होता है केवल सीकम में। किस प्रकार के एनिमल में? हर्बीवोरस एनिमल, जो शाकाहारी प्राणी है। तो डाइजेशन कैसे होता है जब एंजाइम फॉर्मेशन नहीं होता है? तो सेलुलोज को डाइजेशन में काम करता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया करता क्या है कि सेलुलोज को चेंज करता है ग्लूकोज, ग्लूकोज। सीकम में ही सेलुलोज का डाइजेशन होता है और सीकम की वॉल जो होती है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, ये दोनों का जो वर्क होता है वो सीकम ही करता है। एक एनिमल है रैबिट, रैबिट, खरगोश। यह अपने स्टूल को, गंदे पदार्थ को, यह पुनः ग्रहण करता है। रीजन क्या है कि उसके सीकम में सेलुलोज का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो करता क्या है कि अपने स्टूल को पुनः ले लेता है फूड मटेरियल के रूप में। रैबिट डे के समय, दिन में जो स्टूल अपने शरीर से बाहर निकलता है, ये काफी हार्ड होता है और राउंड शेप होता है। कलर इसका होता है ब्राउन। ये रैबिट नाइट में, रात में जो स्टूल अपने शरीर से बाहर निकलता है, ये काफी लूज होता है। इसका कलर होता है ब्लैक, ये ब्लैक कलर का होता है। तो यहां आप याद रखेंगे, यह रैबिट नाइट वाले स्टूल को, जो लूज होता है, ब्लैक होता है, यह पुनः उसको ग्रहण करता है फूड मटेरियल के रूप में। रीजन कि कंप्लीट डाइजेशन रैबिट में सेलुलोज का नहीं हो पाता है। यही कारण है कि नाइट के स्टूल को, जो लूज होता है, ब्लैक होता है, एक पुनः फूड मटेरियल के रूप में वह ग्रहण कर लेता है। रैबिट के इस हैबिट को कोप्रोफैगी कहते हैं। कोप्रोफैगी, कोप्रोफैगी रैबिट की आदत है, एक हैबिट है, उसे हम कोप्रोफैगी कहते हैं। और ऐसा एनिमल जो अपने ही स्टूल को ग्रहण करता है फूड मटेरियल के रूप में, उसे कहते हैं कोप्रोफैगस। कोप्रोफैगस, कोप्रोफैगस। तो रैबिट एक कोप्रोफैगस एनिमल है। जहां स्मॉल इंटेस्टाइन का इंड होता है, वहां एक स्ट्रक्चर होता है। यहां देखें आप, अपेंडिक्स, इसका वास्तव नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कभी कभी होता क्या है कि इस स्ट्रक्चर में इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग चली जाती है, ये सड़ने भी लगता है और काफी पेन होता है पेट के अंदर। इसको ऑपरेट करके बाहर निकाल दिया जाता है। इस रोग को, इस डिजीज को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। यहां एक चीज आप याद रखेंगे, तो अपेंडिक्स है, यह एक वेस्टेजियल ऑर्गन होता है, अवशेषी अंग होता है।
ऐसा अंग जो हमारे बॉडी में रहता तो है लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता है, उसे कहते हैं ओसेसी अंग या वेस्टेजियल ऑर्गन। अपेंडिक्स उसी का एग्जाम्पल है। अब देखें आप लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को चारों तरफ से घेर रखती है। इसका लेंथ लगभग 2 मीटर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, किसी फूड मटेरियल का डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होता है। यह वाटर को और कुछ साल्ट को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। लार्ज इंटेस्टाइन के इनर वॉल से म्यूसिन का सिक्रेशन होता है। म्यूसिन लार्ज इंटेस्टाइन के इनर वॉल से म्यूसिन का सिक्रेशन होता है। इस म्यूसिन में बाइकार्बोनेट और पोटेशियम के साल्ट होते हैं। पोटेशियम के कुछ साल्ट होते हैं। इसकी जो कैविटी है, लार्ज इंटेस्टाइन की कैविटी में सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया यह सिम्बियोटिक बैक्टीरिया काइम का फर्मेंटेशन करते हैं। इसको आप याद रखेंगे। इस लार्ज इंटेस्टाइन के कैविटी में सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो काइम का फर्मेंटेशन करते हैं, जिससे जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सड़ने लगता है। और यहाँ बहुत सारी गंदी गैसें बनती है। कौन कौन सी गैसें हैं देखें आप। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, मेथेन CH4, अमोनिया तो बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाली गैस है NH3 और नाइट्रोजन। इस बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से जब फूड मटेरियल सड़ना शुरू करता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, तो गैसें जो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन, अमोनिया और नाइट्रोजन। उसके बाद तो इस लार्ज इंटेस्टाइन जो लास्ट पार्ट है उसे हम रेक्टम कहते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर स्टोर होता रहता है और उसको एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को एक्सेशन कहते हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कुल 5 पार्ट में स्टडी किया है इसका। ये इसका लास्ट पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखें आप इस 5 पार्ट्स को, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बार उसका स्टडी कर लेंगे। स्टडी करने के बाद कहीं कोई परेशानी आपको, कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है या कुछ समझने में परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन पूछेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर मैं आपको दूंगा।